नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए हर रोज़ अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे इसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे पशुपालन की योजनाओं को लेकर और साथ ही बात होगी बकरी पालन की। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800-113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आपको बता दें दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भूषण त्यागी जी, आप उपायुक्त हैं पशुपालन एंड डेयरी विभाग भारत सरकार में। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, जो कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज पहले हम बात करेंगे पशुपालन की योजनाओं को लेकर भी, और उसके साथ साथ किस तरीके के, देखिए अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं, क्या योजनाएं आई हैं जिसके ज़रिए आपको लाभ हो सके, और आर्थिक स्तर पर लाभ जब होगा तो और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर भूषण, क्योंकि फ़िलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति कोरोना का संकट भी हम देख पा रहे हैं, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण कि जो हमारे पशुपालक हैं या नए युवा जो हैं वो पशुपालन से जुड़ जाएँ, क्या कुछ योजनाएँ हैं? योजनाओं के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमने एक नई योजना शुरू की है NADCP जी, जिसके अंतर्गत हम वैक्सीनेशन, जो अभी तक वैक्सीनेशन जो मिशन मोड में नहीं था, उस वैक्सीनेशन को मिशन मोड में करने के लिए NADCP योजना हमने शुरू की है, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जी। इस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत सभी पशुओं को हम इसमें कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गाय हैं, भैंसे हैं, पिग्स हैं और दूसरे जो पशु हैं, इनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जी। पहले जो प्रोग्राम चलते थे, जैसे FMDCP हमारा एक प्रोग्राम चलता था, खुरपका मुंहपका रोग कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत केवल गाय और भैंसों को ही सम्मिलित किया गया था, क्योंकि पिग्स में भी खुरपका मुंहपका का रोग हो जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमने इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि हम 2024 तक इस रोग का पूर्णतः उन्मूलन करने का प्रयास करेंगे। चलिए इस बारे में विस्तार से आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। गर्मी के मौसम में पशुओं को खास देखभाल की जरूरत होती है और इस समय पशुओं के रहवास के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय पशुओं को ज्यादा से ज्यादा हरा चारा देने का प्रयास करें, क्योंकि हरे चारे में 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है, जो कहीं न कहीं शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक है। पशुपालक हरे चारे का पहले से इंतजाम रखें। इसके अलावा पशुओं को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं और हर बार ताजा पानी ही दें। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए सुबह शाम नहलाएं। इस समय पशुओं का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, इसलिए इसके खान पान में हरे चारे के साथ साथ पोषक तत्व भी दें। पशुओं को गर्म हवाओं से बचाने के उपाय करें, जिससे लू का खतरा ना हो सके। इसके अलावा उन्हें हवादार या छायादार स्थान में बांधें। कुछ पशुपालक पंखे या कूलर लगाकर भी पशुओं को बेहतर माहौल दे सकते हैं, या फिर पशु आवास के सामने खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुओं के साथ साथ नवजात को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की नाक और मुंह से सारा म्यूकस निकाल देना चाहिए। इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। जन्म के आधे घंटे के अंदर बच्चे को खीस जरूर पिलाएं। इसके अलावा पशुओं को इस मौसम में खुरपका, मुंहपका और गलघोटू बीमारी का टीका लगवा लें। पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। तो जाना आपने फिलहाल का जो मौसम चल रहा है उसको देखते हुए भी ज़रूरी कि जो आपके पशु हैं उनकी उचित तरीके से देखभाल की जाए। और इसके साथ ही अगर आप बात करते हैं बकरी पालन की, जी हाँ, गरीब की गाय जिसे हम सभी जानते हैं, वहाँ पर आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फिलहाल का जो मौसम बना हुआ है, इस बारे में डॉक्टर मनोज आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है और अभी का जो समय है वो किस तरीके से प्रभावित करता है बकरियों को? नमस्कार, मेरी सभी को आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं हम।
अच्छा, ठीक है। जैसे चूंकि अब ये गर्मियों का मौसम है, इस समय पे जो बकरियों का ये ऋतुकाल भी होता है, जी। तो जो बकरियों को इसी समय पे जो गर्मी का ऋतु है ज्ञाविन कराया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि जो हमारा जो हम प्रजनक नर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम भरपूर पोषण आहार दें। जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इसलिए जो छोटे बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही जो बड़े जानवर भी हैं तो उन्हें कोशिश ये करनी है कि दोपहर को 10 से 3 बजे तक आप उनको न चराएं। उन्हें सुबह अर्ली आवर्स में चराएं और शाम को 3 बजे के बाद चराएं। जी। साथ ही जितना संभव हो सके दिन में बराबर उनको पानी पिलाते रहें। जी बिल्कुल, इन बातों का जहां पर चूंकि इस समय पर जो बहुत सी बीमारियां भी रहती हैं, तो जो बाड़े हैं उनकी समुचित रूप से सफाई भी रखें। जी। और साथ ही साथ जो है आने वाला तुरंत जो मौसम है वो बरसात का आने वाला है, उसमें बीमारी बढ़ जाती है। तो हमारे जो मैक्सिमम जो वैक्सीन हैं, जो बीमारियां हैं पीपीआर, ईटी, एफएमडी, उनका टीकाकरण भी इस समय में जरूर करा लें। साथ ही साथ जो हम सभी किसान भाइयों को ये सजेस्ट करते हैं कि आप प्री मानसून और मानसून खत्म होने के बाद जो पेट के कीड़े मारने के लिए जो डिवर्मिंग कराते हैं, तो उसका भी यही समय। चलिए, बिल्कुल आगे भी जो मुख्य बातें हैं उन पर हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं एक और खास रिपोर्ट पर। की तुलना में छोटी होती है और जगह भी कम घेरती है, इसलिए इसे छोटी जगहों में आसानी से पाला जा सकता है। इनका रखरखाव भी कम खर्च में हो जाता है, इसलिए कम पूंजी से भी बकरी पालन व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। बकरी एक साल में 1 से 5 बच्चे दे सकती है। बकरी अपने आप को किसी भी मौसम और जलवायु के अनुसार ढाल लेती है। बकरी के दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसलिए ये काफी लाभकारी होता है। इसके उत्पाद का मूल्य कभी कम नहीं होता और इसकी बिक्री के लिए बाजार आसपास ही मिल जाता है। बकरी पालन के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत नस्ल की बकरी ही फायदे का सौदा साबित होती है। विश्व भर में बकरियों की 300 नस्लों में से 20 नस्लें भारत में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। हर जलवायु एवं क्षेत्र की अलग अलग नस्लें हैं। अलग अलग प्रदेशों के लिए उन्नत बकरी नस्ल इस प्रकार हैं। शुष्क उत्तरी क्षेत्र के लिए उन्नत नस्ल बीटल है, जो कि पंजाब के जालंधर, पटियाला, गुरदासपुर और लुधियाना के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार जमुनापारी नस्ल इटावा और चंबल घाटी तथा बारबरी नस्ल की बकरी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीपुर, मथुरा आदि के लिए उपयुक्त है। जहां तक मध्य क्षेत्र की बात है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए मारवाड़ी, मेहसाना, जलालाबादी, बेरारी, कच्छी और सिरोही उपयोगी नस्लें हैं। दक्षिण क्षेत्र के लिए सूरती, ओस्मानाबादी और मालाबारी फायदेमंद हैं और पूर्वी क्षेत्र बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा, जहां बकरी पालन व्यवसाय सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन क्षेत्रों के लिए काली बंगाल, असम हील और गंजाम प्रमुख नस्लें हैं और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के लिए बकरी की फायदेमंद नस्लें हैं गद्दी, कश्मीरी और चेंगू। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बकरी पालन का योगदान महत्वपूर्ण है, इसलिए भारत सरकार के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान विशेष रूप से बकरी पालन की उन्नत तकनीकों के विकास करने में निरंतर कार्यरत है। वैज्ञानिक तरीके से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो 10 बकरियों और 2 बकरों के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं और यदि आप बड़े स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आसान ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था है। ये ऋण आप नाबार्ड, IDBI, NCDC से लाभदायक शर्तों पर प्राप्त कर सकते हैं।
तो जाना आपने किस तरीके से अगर आप बकरी पालन क्षेत्र में आना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, और इसके लिए ज़रूरी यही कि आप पहले अच्छे से प्रशिक्षण लें और उसके बाद ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। लगातार जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है संस्थान द्वारा। इस बारे में भी हम डॉक्टर मनोज से आगे यहाँ पर जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ डॉक्टर भूषण आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा आपने बताया कि योजनाएँ जो हैं उनकी लगातार हम मान सकते हैं कि उनका फ़ायदा जो है पशुपालकों को मिल रहा है, और एक तरीके से हम मान सकते हैं जो उनके टीकाकरण की जब बात कही जाती है या उनके स्वास्थ्य को लेकर जब हम बात करते हैं तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो पशुपालक है उसकी लागत को कम किया जा सके। फिलहाल का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है जो एक पशुपालक है उनकी लागत और कम हो। क्या कुछ और प्रयास यहाँ पर एक पशुपालक को अपने स्तर पर करने चाहिए? देखिए, लागत को कम करने के लिए पशुपालक को चाहिए कि उसके जो पशु है अधिक से अधिक उत्पाद दे। उत्पाद देने के लिए जैसे दूध की वृद्धि करने के लिए जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं जिसे हम जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जैसे नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया था, जिसका लॉन्च मथुरा से हुआ था इस प्रोग्राम का। और इस प्रोग्राम में भी जो अभी 31 मई तक ये प्रोग्राम अभी समाप्त हो गया। इसके बाद में एक नया NAIP नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम फेज़ 2 भी शुरू हो जाएगा। जी, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने क्या है कि जो भी अच्छे से अच्छा सीमन है, जिस भी सांड का अच्छे से अच्छा सीमन है जिसके दूध की मात्रा 3000 किलो है देशी नस्लों के अंतर्गत, और विदेशी नस्लों में होस्टन फ्रीजियन के अंतर्गत 10,000 किलो है उसके माँ के दूध की मात्रा, और अगर जर्सी है तो 7,000 किलो से अधिक है, तो उसका सीमन इसमें यूज़ किया गया है। और सीमन के साथ साथ जो भी एनिमल इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए आया है या कृत्रिम गर्भाधान के लिए आया है उसको हमने टैग किया है, चिन्हित किया है, और उसकी सारी सूचनाएं हमने एक इनाफ पोर्टल पर, इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी पर डाल दी गई हैं। इस सूचनाएं जब एकत्रित हो जाती हैं तो अगले जनरेशन में कितना दूध आएगा इसकी जानकारी किसानों को मिलती है। तो दूध की वृद्धि सबसे जरूरी होती है कि दूध की वृद्धि के ऊपर किसान ध्यान रखे। तो ब्रीडिंग के ऊपर, मतलब कि ब्रीडिंग के ऊपर हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि किस तरह से ब्रीडिंग करानी है पशु की, अच्छे से अच्छे नस्ल का सीमन लें और उससे ब्रीडिंग कराएं तो दूध के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसी तरह से दूसरे पशुओं में भी किया जा सकता है। अच्छी नस्ल का बक वो यूज़ करें तो गोट की जो प्रोडक्टिविटी है, गोट के मांस की जो मात्रा है या दूध की जो मात्रा है उसमें तेजी से वृद्धि हो सकती है। इसके लिए भी कार्यक्रम हमारा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है विभाग द्वारा। जैसे मैं NADCP की बात कर रहा था, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें सभी किसानों को सम्मिलित होना चाहिए। ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पिग को शामिल कर रहे हैं, और 53 करोड़ पशुओं को, विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 53 करोड़ पशुओं को चिन्हित भी किया जाएगा, यानी टैग के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम पशु आधार कह रहे हैं। पशु आधार सभी पशुओं को दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी, और FMD को हम अपने देश में कंट्रोल करेंगे 2024 में। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम ब्रुसेलोसिस, जो जिससे काफ़ी हानि होती है हमारे देश में, जो एक जूनोटिक डिजीज़ है जो पशुओं से इंसानों में चली जाती है, उसको भी कंट्रोल करने का इसके अंदर में कार्यक्रम है। और 2025 तक इस बीमारी को भी कंट्रोल करने का संकल्प इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद ज़रूरी कि इस बात का हमारे जो पशुपालक हैं वो भी ख्याल रखें, और ये सावधानी आपको रखनी होगी, साफ़ सफाई का भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए, जिससे इस तरह की जो समस्याएं हैं जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती हैं वो आपकी ये जो घातक बीमारी हैं आपके पशु को ना लगे। फिलहाल इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो दिनेश जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। प्रणाम सर। नमस्कार। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, जी नमस्कार सर। जी दिनेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, हमको सर पशुपालन करना है, तो उसमें सर जो पशु को रखने के लिए जो हमको स्ट्रक्चर, जो एक आइडियल स्ट्रक्चर हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई डिजाइन हो या ऐसा कोई तरीका हो जिससे कि हम उसमें पशु को खूब आसानी से और अच्छे ढंग से सर हम उसमें रख सकें। जी, कितने पशु आप शुरुआत में रखना चाह रहे हैं? सर शुरुआत में सर 10 गैया मैं रखना चाह रहा हूँ सर। चलिए, यानी डेयरी व्यवसाय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जी सर। चलिए, बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस व्यवसाय के लिए भी। यहाँ डॉक्टर भूषण आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि लगभग 10 गाय ये रखना चाहते हैं, और जो संरचना होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है, लागत भी जाहिर तौर पर उसमें लगती है, वहाँ पर किस तरह का ध्यान इनको रखना होगा? देखिए, जो ये शेड बनाना चाह रहे हैं पशु के लिए, तो शेड बनाने के लिए इनको 2-3 बातों का तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि शेड अगर बनाए तो ऊंची जगह पर बनाए, जिससे कि पानी
वहाँ उस जगह पर इकट्ठा ना हो सके। साथ में नाली भी उसमें बनानी होगी और ग्रेडियंट हो उसमें। ग्रेडियंट मेरा कहने का मतलब यह है कि पानी नाली की तरफ जाए, ये ना हो कि पानी आपके पशुओं की तरफ चला जाए। तो ग्रेडियंट हो, उस जगह का चुनाव करना चाहिए। थोड़ी अच्छी सॉलिड सी जगह हो, ये नहीं कि जमीन थोड़ी ऊंची नीची है इस तरह की है, तो समतल जमीन को लें, उस जगह का चुनाव करें। साथ में अब कितनी जगह की जरूरत होती है एक पशु को रखने के लिए। एक गाय को रखने के लिए करीब करीब 3 स्क्वायर मीटर की जरूरत होती है। तो 3 स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप अपने जो गाय रखना चाहते हैं, आप 10 गाय रखना चाहते हैं, तो इसके गुणा करके आप निकाल सकते हैं कि 30 स्क्वायर मीटर की आपको इस जगह की जरूरत होगी। उस जगह को आपको शेड बनाना होगा उस जगह में। तो पूरी तरह से पक्का नहीं करना है इसको कि पक्के में पशुओं के खुरों में नुकसान हो जाता है। इसको थोड़ा सा खुरदरा भी रखना होगा आपको, और थोड़ा सा कच्चा भी रखना होगा पशुओं के लिए। पशु जिसमें कच्चे में थोड़ा सा घूम सके, उसके खुरों को आराम मिले और उसको बैठने में भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्योंकि आप अगर उसे पक्का कर देंगे तो मास्टाइटिस होने की, थनैला रोग होने की पशु में संभावना ज़्यादा रहती है। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मेरा यह सुझाव पशुपालक को हमेशा रहता है कि ज़्यादा आप पैसे खर्च ना करें एनिमल के शेड में। अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्चा करें। ऊपर से जब आप उसमें शेड की कवर लगाते हैं तो आप उसमें टिन का कवर लगा सकते हैं। टिन का बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, तो टिन का कवर आप ले सकते हैं। और किसी से सलाह भी ले सकते हैं कि शेड में बनाने के लिए मेंजर की कितनी हाइट रखनी है। तो मेंजर की हाइट निश्चित होनी चाहिए। जिसमें पशु चारा खाता है उसकी मेंजर की हाइट निश्चित होनी चाहिए। दूसरी तरफ से कितनी हाइट रखनी है वो भी एक सलाह ले लें। आपके नज़दीक में पशु चिकित्सक होंगे, वो आपको जानकारी दे देंगे कि जो इस मेंजर है उसकी कितनी हाइट और दूसरी तरफ से कितनी हाइट होनी चाहिए और कितनी बीच में जगह छोड़ें। वैसे आप फेस टू फेस पशु को रखने का ज़्यादा चलन हो गया है, पर आप 10 पशु रखना चाहते हैं तो एक तरफ से भी रख सकते हैं कि आपने एक तरफ दीवार रखी, फिर मेंजर बना दिया कि मेंजर में एक तरफ की दीवार बनाने का आपका खर्चा बच जाएगा और ऊपर आपने शेड के ऊपर टिन की चादर डाल दी। और चादर को कवर करने का इंतजाम जरूर करें, जैसे पुआल है उसके ऊपर डाल दें, जिससे ज़्यादा गर्मी आपके पशुओं को ना पहुंचे। अंदर पंखा अगर आप लगा सकते हैं, संभव है आपके लिए, तो एक पंखा भी लगा दें तो पशुओं को थोड़ा आराम रहेगा इस गर्मी के मौसम में। यानी जगह के अनुसार भी देखिए, आपको हो सकता है थोड़ी सी तब्दीली जो है वहाँ करनी पड़ जाए। जितना क्षेत्र आपके पास है उस हिसाब से जो संरचना है उसकी शुरुआत आप वहाँ कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर भूषण ने कहा कि जो आपके निकटतम जो पशु चिकित्सक हों या आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। आगे भी आपको यूं ही हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं की देखभाल के लिए क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं और इसके साथ ही बकरी पालन क्षेत्र से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे यहाँ पर और ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लगातार जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। डॉक्टर मनोज, जानना चाहेंगे यहाँ आपसे, जैसे कि अभी हम डॉक्टर भूषण के साथ बातचीत कर रहे थे, जो आवास की संरचना की बात की जाती है, ऐसी जो किसान बकरी पालन क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और अभी का जो मौसम बना हुआ है उसको देखते हुए जो आवास की अगर बात की जाए, शेड की अगर हम बात करें, वो किस तरह का रखना चाहिए उनको? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो आवास में बहुत ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।
जी। तो ये आमतौर पे हम जो किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि जैसे अगर 60 बाई 60 स्क्वायर मीटर का एक बाड़ा है, जिसमें 2/3 जो एरिया है वो आप खुला रखेंगे और 1/3 एरिया कवर्ड रखेंगे, तो इसमें जो है 70 से लेके 90 तक बकरियां आसानी से रख सकते हैं। जी। आमतौर पर जो बड़े साइज की बकरी होती है उसके लिए हम 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर एरिया बताते हैं, अगर वो बाड़े में ही रख के स्टॉल फीडिंग के साथ पालते हैं। जी। और जो छोटे साइज की है उसके लिए 1 से 1.5 स्क्वायर मीटर का। लेकिन जितना ओपन एरिया अगर ज्यादा रहता है तो वो अच्छी बात है। जी। लेकिन यहाँ मैं 2-3 महत्वपूर्ण बातें आवास के संदर्भ में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो छोटे बच्चे हैं बकरियों के केस में, तो छोटे बच्चों के लिए अलग से बाड़े का प्रोविजन होना चाहिए, उन्हें बड़ी बकरियों के साथ में नहीं रखना चाहिए। जी। साथ ही साथ जो छोटे बच्चों के बाड़े हैं उनको अदलते बदलते नहीं रहना चाहिए, जैसे कि कभी उसमें बड़ी बकरी डाल दी फिर छोटी बकरी डाल दी, क्योंकि कुछ ऐसे जो एंडोपैरासाइट्स हैं जो बड़ी बकरियां तो उनके लिए रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को वो बीमार कर देती हैं। दूसरा यह है कि वहां पे साफ सफाई का बहुत ही अच्छे से प्रबंधन रखना चाहिए। चलिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण कि साफ सफाई रखें। आपके पास दोबारा हम लौटेंगे डॉक्टर मनोज, जिससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? उषा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका उषा जी। धन्यवाद सर। नमस्ते सर, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ जी। सर मैं पिछले 10 साल से मैंने मतलब गौ सेवा के सेवा के शौक के भाव से मैंने गौपालन शुरू किया था जी। और अभी मैंने एक छोटी सी बछिया से शुरुआत की। अभी मेरे पास 4 गौएं हैं, 4 गायें हैं मेरे पास जी। तो ये मैं चाह रही थी कि एक शौक मेरा आगे ही चलता रहे, हमेशा जीवन में मेरे साथ रहे। तो मैंने आपका प्रोग्राम अभी जस्ट टीवी पे देखा सर जी। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल ये लगा, काफी ये अच्छा है। तो अगर ये मैं इसे व्यवसाय के रूप में आगे इसे बढ़ाऊं और इसको विस्तृत करूं, तो क्या इसके लिए मुझे बैंक या गवर्नमेंट से किसी तरह की सहायता किस प्रकार मुझे मिले और किस प्रकार मुझे मिल सकती है सर, इसके बारे में मुझे बताएं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एकदम तुरंत देखते ही अपना जो सवाल है आपके जहन में आया वो पूछा। डॉक्टर भूषण, जैसा उन्होंने कहा कि एक सेवा भाव के जरिए पशुपालन से जुड़ी रही हैं, और अगर हम इसको एक व्यवसाय के रूप में बदलाव इसमें करना चाहते हैं, किस तरह की मदद हमें मिल सकती है और क्या संभावनाएं हैं अगर व्यवसाय के रूप में भी हम इसे अपनाएं तो? नहीं, इसमें तो बहुत अच्छी संभावना है। उषा जी को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं पटना में, तो बहुत सारे किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। और वो सुधा को, जैसे आपके यहाँ सुधा है, बिहार कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन, कॉम्फेड जिसको हम कहते हैं, कॉम्फेड को अपना दूध सप्लाई करते हैं। तो ये इस व्यवसाय से जुड़े, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये इस व्यवसाय से जुड़ती है। दूसरा इनका प्रश्न ये था कि इनको किस तरह की सहायता प्रदान की जा सकती है विभाग के द्वारा। तो पशुपालन विभाग जो बिहार का है वो काफी तरह की योजनाएं इंप्लीमेंट कर रहा है इनके लिए। जैसे मैं शुरू में चर्चा कर रहा था, NADCP कार्यक्रम है, इसमें आप सम्मिलित हों, अपने पशुओं को टीके लगवाएं। FMD का टीका लगेगा, ब्रुसेलोसिस का टीका आपके पशुओं को लगेगा। ब्रुसेलोसिस का टीका उषा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे काफ को लगता है, जो 4 महीने से 8 महीने के बीच के काफ है, उनको ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है। फीमेल काफ को, मेल को भी नहीं लगाते हैं इसमें। दूसरी हमारी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भी ये पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें बिहार लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी है पटना में ही, उससे संपर्क कर सकती है कि वो उनकी क्या क्या योजना है इसके लिए। मैं एक बात कर रहा था शुरुआत में कि नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ये देशव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से भी आप जुड़ सकती है। अपने पशुओं में अच्छा से अच्छा सीमन डलवाकर जो अगली नस्ल होगी वो बहुत अच्छा दूध देने वाली होगी। यानी आपकी गाय अभी 1500-1600 किलो एक साल में अगर दे रही है, तो वो 4000-5000 किलो अगली जनरेशन में ही देने लग जाएंगे। तो इससे आपके दूध में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो इसमें आपको पशुओं की संख्या को बढ़ाना होगा। अगली आपका प्रश्न था कि मुझे लोन मिल सकता है बैंक से कि नहीं। हाँ, जरूर आपको लोन मिल सकता है। इसके लिए हमारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं और बैंक में आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए। नज़दीकी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक है आपके आसपास में, उसमें एप्लीकेशन देकर आप लोन ले सकती है। और अभी KCC भी पशुपालन में अप्लाई हो रहा है जी। तो KCC के अंतर्गत भी आप लोन लेकर
जैसे आपको एनिमल के लिए फीड खरीदना है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसके लिए भी आप जानकारी अपने नज़दीकी बैंक से ले सकती हैं और किसान क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। जी बिल्कुल, यानी देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपको मिल सके। साथ ही यहाँ डॉक्टर मनोज आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जब बकरी पालन क्षेत्र की हम बात करते हैं तो किस तरह की आर्थिक मदद एक बकरी पालक को मिल सकती है, या जो अनुदान की अगर खास तौर से बात की जाए, शुरुआत अगर वो करना चाह रहे हैं तो? देखिए, बकरी पालन के क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग राज्यों में अनुदान प्रदान किया जा रहा है। तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो स्टेट जो हमारी जो नेशनलाइज बैंक हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होती है, तो वहां पर जो भी बकरी पालक हैं उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी और वो एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम मांगते हैं कि आपका जो शेड है, जो आपकी बकरियों की संख्या है, तो वो अलग अलग बकरियों की संख्या के हिसाब से वो हमसे भी ले सकते हैं। कोई भी जो बकरी पालक है वो हमें एक पत्र डाल के पूछ सकता है कि साहब हमें ये 50 बकरी के लिए 25 या 100 बकरियों के लिए एक जो आउटलाइन है वो बना के दे दीजिए। तो हम आमतौर पर जैसे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की बना के देते हैं, हमारे संस्थान के द्वारा बनती है और वो बैंक में सबमिट कर दी जाती है और बैंक उन्हें अपने सर्वे वगैरह करने के बाद लोन भी प्रोवाइड कर रही है। जी चलिए बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी बकरी पालक है अगर गंभीरता से इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्हें प्रशिक्षण जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आयाम हैं। अगर हमें प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग के लिए जाना है तो उसमें प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और हम प्रशिक्षण में ये भी बताते हैं कि आप किस तरीके से अपना जो योजना है वो बनाएं, बैंक को कैसे प्रोसेस करें, और उसके लिए हम जो नाबार्ड के बैंक मैनेजर्स हैं जी डॉक्टर मनोज, हम मान सकते हैं जो तमाम सवाल हैं उनको भी इनवाइट करते हैं। जी, तमाम सवालों के जवाब प्रशिक्षण में ज़रूर हमारे जो बकरी पालक हैं उनको मिल जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी क्षेत्र से जुड़ने का सोचें तो उससे पहले प्रशिक्षण आप ज़रूर लें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें और अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी सर, टीवी सेट की आवाज़ कम है जी। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पशुपालन करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा हमको और कहाँ से लोन प्राप्त होगा, ये बताइए सर। चलिए, पशुपालन के लिए क्या हमें करना होगा? आपके पास आप चाहते हैं पशुपालन से जुड़ना अभी? जी 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 बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर भूषण, जो हमारे जो किसान हैं जो सीधे तौर पर अब शायद संभावनाएं, जैसे आपने कहा कि संभावनाएं तो बहुत सारी हैं, इन संभावनाओं को देखते हुए अब जो किसान हैं वो और ज़्यादा जुड़ना भी चाहते हैं। हालांकि प्राचीन काल से एक जुड़ाव रहा है कृषि और पशुपालन का, तो क्या आप इनको सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, इनको ज़रूर पशुपालन से जुड़ना चाहिए और खासकर डेयरी उद्योग से अगर ये जुड़ना चाहते हैं तो डेयरी उद्योग से जुड़ सकते हैं। तो डेयरी उद्योग में फ़ायदा ये है कि रोज़ की रोज़ इनको इनकम मिल जाती है इसके कारण जी, और काफ़ी अच्छी इनकम पशुपालकों को इससे होती है। और डेयरी कोऑपरेटिव है दूध खरीदने के लिए, तो दूध भी इनका आसानी से बिक जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर आपने एनिमल प्रोडक्ट तैयार कर लिया, कोई खरीदार आपको नहीं मिलता तो आपको नुकसान उसका हो जाता है। तो इसमें नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, जीरो मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि हमारी डेयरी कोऑपरेटिव सभी जगहों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ प्राइवेट मिल्क वेंडर्स हैं जो आपसे दूध ले जाते हैं। दूसरा इनका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनको लोन कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ पर जाएं, किस तरह से शुरुआत करें। तो जैसा आप भी कह रहे हैं और डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए देख ले, तो एनडीआरआई में इस तरह की ट्रेनिंग रेगुलरली ऑर्गेनाइज की जाती है, तो एनडीआरआई में ये ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में स्थित है, वहां से आपको प्रशिक्षण मिल सकता है इस बारे में। जी, साथ ही साथ आप अगर हरियाणा के रहने वाले हैं तो हरियाणा में हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि हमारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है,
उससे आप संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लोन की प्राप्ति होगी। आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो कौन आपके लिए तैयार करेगा। प्रोजेक्ट प्रपोजल आपके लिए हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इसमें पूरी मदद करेगा प्रपोजल बनाने के लिए। और उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो डिफरेंट लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है या पशुपालन विभाग के अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या आपका लोकल जो वेटनरी डॉक्टर है, वेटनेरियन है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि लोन आपको कैसे मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हम लोन का प्रावधान रखते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जितनी हम जैसे कि लगातार जो विशेषज्ञ वो जानकारी देते हैं, अगर आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो उसके आधार पर भी जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप जब बैंक में जाते हैं आवेदन जब आप करेंगे ऋण के लिए, तो वहाँ भी उसके जरिए काफ़ी मदद आपको मिलती है। और क्या कुछ इन क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है आपके लिए बताएंगे, आपको जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन के बारे में, किस तरीके की देखभाल की आवश्यकता, क्या कुछ योजनाएं हैं, और साथ ही बकरी पालन के बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं। और एक बार फिर आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का, जो लगातार बकरी पालन के विषय में हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपने बताया कि कहाँ पर किस तरीके की जो हर संभव मदद है वो की जाती है किसान की, लेकिन बात हम यहाँ पर ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की कर रहे थे, तो कितने अंतराल पर संस्थान द्वारा जो प्रशिक्षण है वो आयोजित किए जाते हैं, और कैसे जो इच्छुक किसान है वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं? देखिए, जो कोविड-19 से पहले तो वर्ष में संस्थान के द्वारा एक वर्ष में 6 राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है जी। और इसके लिए यह है कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जी, है ना, वो उससे भी जानकारी ली जा सकती है। वैसे जो है हमारे यहाँ पे एक जो वेबसाइट है उनसे जानकारी लेते हुए कि अभी जो नेक्स्ट बैच है वो कब स्टार्ट होगा। पहले तो ये एक वर्ष हर 2 महीने के बाद प्रशिक्षण हो रहा था, जिसकी के 5,000 रुपए फीस है, और ये 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था जी। तो इसमें जो बकरी पालक है उनको विभिन्न आयाम, जो पशु प्रजनन है, स्वास्थ्य है, रख रखाव है, पोषण है, मार्केटिंग है, फील्ड एक्सपोजर है,
जो और उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। डॉक्टर मनोज, हम गुजारिश करना चाहेंगे अगर आप जो हेल्पलाइन नंबर आप जिक्र कर रहे हैं वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कृपया जो है 0565 जी 0565 27633320 जी। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ 0565 जी बिल्कुल 27633320। जी बिल्कुल 27633320। और उससे पहले आपको कोड लगाना होगा मथुरा का। इसके बाद आपको पूरी जानकारी जो है देखिए वो मिल सकती है। और लगातार हर संस्थान जो है या हम केंद्र सरकार के तमाम संस्थानों की बात करें जहां पर कोशिश यही की जाती है कि सारी जानकारी जो है वो किसानों तक दी जा सके। इस बारे में डॉक्टर भूषण अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब क्योंकि जिक्र यहाँ डॉक्टर मनोज ने भी किया, कोविड-19 की जो समस्या चल रही थी, इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी। जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मेरे को जानना था जी जो अच्छी नस्ल की गाय कहाँ से मिलेगी और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कहाँ से मिलेगी? चलिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं और काफी अच्छी नस्लें जो हैं मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं। डॉक्टर भूषण जी, सबसे ज्यादा दूध मिल पाए, सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली नस्लें कहाँ से उपलब्ध होगी? चलिए कमल जी, आपका सवाल हमने सुन लिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कमल जी, सबसे अच्छी नस्ल जो है वो गिर नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद में साहिवाल नस्ल है जो पंजाब में पाई जाती है। तो गुजरात से आप अगर गिर गाय लेना चाहते हैं तो गुजरात से आप ले सकते हैं, और अगर साहिवाल गाय आप लेना चाहते हैं तो उसको आप पंजाब से ले सकते हैं। एक तीसरी नस्ल है जिसे राठी हम कहते हैं। राठी जो नस्ल है वो राजस्थान की है, तो राजस्थान से आप राठी नस्ल की गाय को ले सकते हैं जी। कुछ और भी नस्लें हैं, जैसे रेड सिंधी नस्ल है। रेड सिंधी हमारे देश की नस्ल नहीं है, ये पाकिस्तान की नस्ल है। तो ये भी आप रेड सिंधी की गाय भी आप उत्तराखंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का जो कालसी देहरादून में फार्म है, उस फार्म से आप इस नस्ल की गाय को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये चार तो हमारी अधिक दूध देने वाली गाय हो गई। कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जो जिन्हें हम डुअल पर्पस ब्रीड कहते हैं, दोनों कामों में आती है, यानी खेती के काम में भी इनके बैल आ जाते हैं और दूध देने में भी ये पशु काफी अच्छे होते हैं। जिसमें एक थारपारकर नस्ल है। थारपारकर राजस्थान की नस्ल है, तो इसके लिए सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है भारत सरकार का जो राजस्थान में है, वहां से इस गाय को आप ले सकते हैं और राजस्थान से इस गाय को खरीदा भी जा सकता है। हमारी सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम है जो इसमें आपकी पूरी तरह से सहायता करेगी। हमारे विभाग की जो वेबसाइट है www.dahd.nic.in, इस पर इन जगहों की सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनके डायरेक्टरों के नाम और उनके फोन नंबर भी दिए गए हैं। साथ ही साथ आप एक और नस्ल की गाय भी देख सकते हैं जो कांकरेज है। कांकरेज भी बहुत अच्छा दूध देने वाली मानी जाती है, जो गुजरात की नस्ल है। बड़ी होती है, लंबे लंबे सींग होते हैं, थोड़ी सी रखने में परेशानी जरूर होती है, पर अच्छी नस्ल है, इसको भी आप रख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, गिर नस्ल का सीमन भी उपलब्ध है मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास में। साथ ही साथ साहिवाल नस्ल का भी सीमन, बड़ी अच्छी नस्ल का सीमन उपलब्ध है। तो आप ब्रीडिंग के लिए भी आपके पास में सीमन की सुविधाएं उपलब्ध है। आप अगर बहुत अच्छी गाय पैदा करना चाहते हैं अपने घर में, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी निकली है आजकल, तो एम्ब्रियो भी साहिवाल नस्ल का अपनी देसी नस्ल की गाय में डलवा सकते हैं, और गिर गाय का भी एम्ब्रियो आप अपनी गाय में डलवा सकते हैं, जब उससे आपको गिर नस्ल का या साहिवाल नस्ल का बछड़ा या बछी पैदा होगी। साथ ही साथ अब सेक्स सॉर्टेड सीमन भी उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन का भी आप उपयोग करके खाली बछिया ही बछिया अपने लिए पैदा कर सकते हैं, जिससे कि बछड़े की संख्या में बहुत कमी आ सकती है और आपके दूध के उत्पादन और उत्पादकता में बहुत तेजी से इसके उपयोग से वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी देखिए तमाम ये नस्लें। और जब नस्लों की बात की जाती है तो यहाँ डॉक्टर मनोज, बकरी जो है हमारी, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। काफ़ी नस्लें हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, लेकिन अगर क्योंकि उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि किस उद्देश्य के साथ हम बकरी पालन करना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर इस बारे में आप जानकारी देना चाहें, कौन सी उन्नत नस्लें हैं उद्देश्य के लिए? देखिए, जो भारतवर्ष में बकरियों की 34 नस्लें हैं जी, और जो मूलतः जो किसान भाइयों ने वहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो फीड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से डेवलप की हैं। लेकिन फिर भी जो दूध के लिए जो अच्छी नस्लें हैं, उनमें प्रमुख है बीटल, जो कि पंजाब से है, पंजाब, हरियाणा,
उत्तराखंड का भी जो प्लेन एरिया है या जो हिमाचल का प्लेन एरिया है वहाँ के लिए जमुनापारी जो बहुत अच्छी दूध की नस्ल है, झकराना है, सुरती है और गुजरात की जालावादी है। यहाँ तक मांस उत्पादन के लिए अगर कोई बकरी पालक उसके लिए करना चाहता है तो ये जो बर्बरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, कनैयड्डू, ओस्मानाबादी, लेकिन इसमें जो खास बात ध्यान रखने की वो ये है कि जब भी वो बकरी का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो वहाँ की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करती है कि नहीं। साथ ही साथ जो हमारी पालने की व्यवस्था है, जैसे कि आप इंटेंसिव फीडिंग में रख के पालना चाहते हैं या आप सेमी इंटेंसिव के कुछ जंगल में ला दिया, कुछ घर पे खिला दिया, तो कुछ नस्लें ऐसी हैं जो कि इंटेंसिव फीडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि बर्बरी नस्ल है। तो ये दूध देने में भी अच्छी है, मांस के लिए भी अच्छी है, उसकी बच्चे देने की दर भी बहुत ज्यादा है। तो अभी जो ज्यादातर जो उत्तर भारत के जो प्रोग्रेसिव गोट फार्मर्स हैं जो स्टॉल फीडिंग या इंटेंसिव फीडिंग पर रखकर बकरियों को पालन कर रहे हैं, तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस है वो बर्बरी ब्रीड है जी। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जो है वहाँ की जो मार्केटिंग है, क्योंकि कुछ नस्लों का जो उत्पाद है जैसे कि दूध है, मांस है, तो वो क्षेत्र विशेष के अनुरूप भी बड़ा मैटर करता है। जैसे कि जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, बिहार, बंगाल, आसाम, तो वहाँ जो ब्लैक बंगाल नस्ल है होती छोटे आकार की है लेकिन बहुत सारे बच्चे देती है, एक बार में 4-5 बच्चे देती है। तो वहाँ उसके मीट को लेके प्रेफरेंस भी है, मार्केट भी है, यानी क्षेत्र अनुसार काफी महत्व है। प्रमुख नस्ल, अलग अलग नस्लों का काफ़ी महत्व अगर हम क्षेत्र अनुसार भी बात करते हैं, और साथ ही साथ ये बेहद ज़रूरी कि तमाम जानकारी जो है वो आपको रहे जब भी आप अगर सोचते हैं कि बकरी पालन क्षेत्र से आपको जुड़ना है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से। राजेश जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं राजेश जी आप। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं हरियाणा तरक्की दादरी से बोल रहा हूँ सर, राजेश कुमार, वार्ड नंबर 16 से। सर मैं पशुपालक हूँ जी, और मेरे पास 4 भैंस और 2 गायें हैं जी, लेकिन मैं लोन लेना चाहता हूँ 3,20,000 रुपए जो भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने कर रखा है, वो मेरे को कोई सा बैंक लोन नहीं देता। और जैसे ही मैं बैंक में जाता हूँ तो मेरे को कहते हैं जी कि भाई ये तो हर महीने किस्त भरनी पड़ेगी और उनके वो करने पड़ेंगे, बीमे करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, वो मतलब 1 लाख रुपए तक की उनकी वो बता देते हैं भाई यो करवाना पड़ेगा, और कोई नहीं देता सर। तो आप और जो डेयरी व्यवसाय से आगे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आपको ऋण चाहिए? हाँ जी सर। चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर भूषण, जैसा इन्होंने कहा कि कई बार बैंकों में जाना होता है लेकिन वहाँ पर जो एक संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिल पाता, क्या इनको ऐसे में करना सही रहेगा? नहीं, ये संपर्क कर सकते हैं पशुपालन विभाग हरियाणा से कि इनको लोन नहीं मिल रहा है। पशुपालन विभाग को आप कोई लेटर भी लिख सकते हैं कि मुझे लोन नहीं दिया गया, इस बैंक से मैंने संपर्क किया था और इस दिन मैंने संपर्क किया था और ये आपकी योजना चल रही है, इसके अंतर्गत मुझे लोन दिया जाना चाहिए जी। साथ ही साथ ये मुझे भी संपर्क कर सकते हैं जी। तो मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा एड्रेस या मेरा ईमेल आईडी इनको मिल जाएगा जी। तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं भी इनको जो भी जैसे भी इनकी समस्या है, जिस तरह की भी समस्या है या बैंक वालों के पास जो समस्या आ रही है इनको लोन देने में, उसके लिए मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जो समाधान हो सकेगा वो जी, जो भी समाधान होगा हम इनकी कोशिश करेंगे कि इनका समाधान किया जाए। साथ ही साथ ये बैंक में जब संपर्क करने जाते हैं तो उनसे वो जानकारी पहले एकत्रित कर लें कि क्या क्या चीज़ें इनको ज़रूरत है। यानी इंश्योरेंस की तो ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस आपको अपने पशुओं का कराना ही होगा जी। साथ ही साथ आपको दूसरी चीज़ें भी दिखानी होंगी कि आपके पास में शेड है कि नहीं है, आपके पास में ट्रेनिंग है कि नहीं है, वो सारी बातें जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको बतानी होंगी और उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई भी आपको करना होगा। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जो पशु
अधिकारी है, पशु चिकित्सा अधिकारी आपके आसपास का, उससे आप बनवा लें और वो भी बैंक में आप लगाएं कि वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इसमें देखा जाता है। साथ ही साथ आपके पास में दूसरे एसेट क्या है वो भी बैंक जानकारी लेना चाहता है, तो उसकी भी जानकारी अपने बैंक को दें। अगर ये बैंक नहीं दे रहा है तो दूसरे बैंक से आप संपर्क करके देखें, नेशनलाइज बैंक से संपर्क करके देखें। ऐसी बात नहीं है इनको लोन नहीं मिलेगा, जरूर इनको लोन मिलेगा। बिल्कुल, ये समस्या भी देखिए हम उम्मीद करते हैं जल्दी आपकी खत्म हो सकेगी। साथ ही डॉक्टर भूषण, अभी हाल ही में हमने देखा था जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था, कोशिश की गई थी कि जो पूरी तरीके से किसान हैं, पशुपालक हैं, उन पर ज़्यादा इसका असर ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुपालन से संबंधित। और यहाँ डॉक्टर भूषण, हम आपसे जानना चाह रहे थे जिस तरीके से आर्थिक पैकेज में ऐलान किया गया था और खासतौर से एक आधारभूत ढांचे की बात इसमें कही गई थी, क्या इस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, इसमें हमने एक योजना शुरू की है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, AHIDF। जी। तो इस AHIDF में जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसको रखा गया है। तो इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। यानी 9% अगर ब्याज है तो 3% काटकर 6% ब्याज पर आपको राशि मिलेगी। बहुत सस्ती दर पे ये राशि आपको उपलब्ध हो जाएगी। इंटरेस्ट की काफ़ी कम दर है, 6% पे अगर राशि मिल रही है। बाजार में जो राशि 13% 14% पे उपलब्ध है, तो राशि काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको राशि मिलेगी, जिससे आप उद्योग को बढ़ा सकते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हैं अपनी। और जो फीड है, कैटल फीड है, क्योंकि कैटल फीड की हमारे देश में काफ़ी शॉर्टेज है। तो कैटल फीड काफ़ी मात्रा में अगर किसान भाइयों को मिलेगा तो दूध के उत्पादन और उत्पादकता में तेजी से वृद्धि होगी। तो इसके लिए भी इसमें प्रावधान है। तो मिल्क प्रोसेसिंग के लिए इसमें प्रावधान है, फीड के लिए, कैटल फीड के लिए प्रावधान है, और स्लॉटर हाउस की जो स्ट्रेंथनिंग है उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। तो जो मिल्क प्रोसेसिंग है उसमें जैसे प्रोडक्ट मेकिंग यूनिट लगाने का प्रावधान है। जो हमारी योजनाएं पहले होती थी उसमें केवल कोऑपरेटिव ही पार्टिसिपेट कर सकती थी, पर इसका फ़ायदा ये है, इसमें जो प्राइवेट है, प्राइवेट मिल्क प्रोसेसिंग कंपनीज है या प्राइवेट कोई अपनी मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर खड़ा करना चाहता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लोन ले सकता है और लोन लेकर अपना उद्योग चला सकता है और बहुत अच्छा उद्योग इससे खड़ा किया जा सकता है। ऐसे ही फीड के लिए भी फीड मिल वो लगा सकता है और बहुत सस्ती दर पे उसको लोन उपलब्ध होगा
तो कोई भी एंटरप्रेन्योर इसके अंदर में मिल्क प्रोसेसिंग के लिए लोन ले सकता है, या फीड मेकिंग यूनिट के लिए लोन ले सकता है। तो काफ़ी अच्छी ये योजना है। योजना अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव होनी है। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगी इसकी सूचना हमारे विभाग का जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी भी उपलब्ध है, विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। जी बिल्कुल, करीब 15,000 करोड़ रुपए के जो एक प्रस्ताव जो है रखा गया था, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही जो सुविधाएं हैं इसके जरिए हमारे जो पशुपालक हैं उनको मिल सकेंगी। और तमाम देखिए सुविधाओं की अगर बात की जाए, जब मुश्किल समय था उस वक्त भी कोशिश यही की गई, रियायत दी गई, ना सिर्फ जो हमारे किसान हैं उनको, पशुपालकों को भी, और आगे भी यही कोशिश जारी है कि एक प्रमुख रियायत के तौर पर उन्हें कुछ मदद दी जा सके। और साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बकरी पालन क्षेत्र की, इस बारे में डॉक्टर मनोज आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर खासतौर से हम देखते हैं जैसा आपने कहा कि भले ही कोरोना संकट हमारे देश पर हमने देखा, लेकिन इस दौरान भी जो खासतौर से किसान हैं आमदनी का जरिया अगर वो चाहें तो बकरी पालन क्षेत्र से अपना जोड़ सकते हैं, ना सिर्फ दूध और मांस उत्पादन के लिए बल्कि अब तो यहाँ भी जो प्रसंस्करण है वो हम देखते हैं कुछ जो जागरूक बकरी पालक हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो कोरोना काल है इसमें जो सबसे ज्यादा जो लाभ जिन लोगों ने पाया है वो बकरी पालक हैं। जी आप इस समय देखिए कि जो ईद के आसपास जो बकरी का जो लाइव बॉडी वेट है वही 500 रुपए किलो तक जा रहा है। जी, और मैं केवल 2-3 मुख्य बातें जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बहुत प्रॉफिट है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, बहुत कम खर्चे किया जा सकता है, पूरे साल इसका और अभी तो जो बकरी का दूध है वो भी बहुत अच्छे, जो हमारे जो मेट्रो सिटीज है उनके आसपास बहुत अच्छा उच्च रेट आ रहा है। बकरी पालन में बहुत संभावना है, यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा है। जी, इससे जो जी हाँ। लेकिन 2-3 जो खास बातें वो ये है कि जब भी किसान भाई अपना फार्म स्टार्ट करें वो बहुत उच्च गुणवत्ता के जानवरों से स्टार्ट करें। वो जानवर वैक्सीनेटेड हो, कहीं कंटामिनेटेड ना हो, और उनका जो प्रजनन है हर एक जो नस्ल है उसके हिसाब से उसकी अलग प्रजनन व्यवस्था है। चलिए, यानी नस्ल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, और उसके साथ साथ जो तमाम आयाम इससे जुड़े हुए हैं इनका भी हमें ख्याल रखना होगा। इस बात का ध्यान जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज, आपका समय की हमारे पास कमी है, लेकिन इतने कम समय में भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यहाँ डॉक्टर भूषण आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से जाने होंगे किस तरीके से देखभाल उनको करनी है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर चलिए अब आपको हमारा जो कल का विषय रहेगा उस बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से आपको बताएंगे अगेती फूलगोभी की खेती के बारे में, और बात होगी इसके साथ ही धान की नर्सरी और इसकी सीधी बुआई की। ये कल के विषय हमारे, आप अपने सवाल तैयार रख सकते हैं। इसके अलावा अपना कोई सवाल या सुझाव आपको भेजना हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी में टाइप करना होगा फेसबुक पर जाकर हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और अब बात आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आप सभी के लिए, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।